Hello friends, welcome to JKS Coach. So in the last video of this series हमने पढ़ा था डिफेंस के बारे में, the articles related to the defense. Now in this video we will study the articles about the biotechnology, diseases and biology के related. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी बायोटेक्नोलॉजी. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोफिल्म बैरियर्स. अब बायोफिल्म बैरियर सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना अपने एक सराउंडेड कुछ एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो कि इनको थ्रेट से बचाते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंस मिलता है. ठीक है, मतलब किसी भी जो ड्रग है और वी कैन से द केमिकल्स है उनसे इनको रेजिस्टेंस मिलता है. ठीक है, इसलिए इसको बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को. दीज बायोफिल्म्स, अब ये किस किस के बने होते हैं? शुगर, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए मैट्रिक्स, इनके मैट्रिक्स में डीएनए होते हैं. अब देखो ये इन्फॉर्मेशन है इसलिए ये प्रीलिम्स के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है. ठीक है, अब दिस वाज डेवलप बाय, अब ये बायोफिल्म, अब ये न्यूज़ में क्या है, सबसे पहले बायोफिल्म के रिलेटेड इसको ब्रेक डाउन करने का एक एंजाइम कहाँ से मिला है? काऊ की गट से. और ये किसने डिस्कवर किया है? सो इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको बनाया. ठीक है, अब काऊ की गट के एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. यहाँ पे इनके जो रूमिनेंट्स होते हैं, यहाँ पे बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जैसे सेलुलोज को भी ब्रेक डाउन कर सकता है. इसमें से एक एग्जांपल ये है GHB12 एंजाइम जो कि इनने बनाया है. ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म है इसको डिग्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो डिफेंस है वो वीक हो जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इससे ब्रेक कर सकते हैं. सो हमको बस ये याद रखना है, बायोफिल्म्स इट इज रिलेटेड टू द बैक्टीरिया एंड दीज आर द कवरिंग्स. ठीक है, ऑल राइट. अब हमारे पास है RNA एडिटिंग. अब देखो RNA एडिटिंग, DNA, ये जो बेसिक टर्म्स है इसलिए ये प्रीलिम्स के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब इसमें ना कंपैरिजन जैसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सबसे पहले ये होता क्या है, RNA एडिटिंग क्या होता है? RNA एडिटिंग होता है कि जब हम RNA सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब हम RNA सीक्वेंस में चेंजेस करते हैं, लाइक एडिशन, डिलीशन और या सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड की. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, एडिशन अगर हम करें तो उसको हम RNA एडिटिंग बोलते हैं. ठीक है, इसका प्रोसेस मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम थोड़ा देख लेते हैं. इसमें ना हम एक RNA एडिटिंग में हम एक गाइड RNA का यूज़ करते हैं जो कि ये हमारे पास जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है इसको प्रिसाइजली गाइड करता है ताकि ये mRNA को करेक्टली मतलब सीक्वेंस में लगा सके और वी कैन से, ठीक है, इसको प्रिसाइजली लगा सके. अब ये ADAR क्या होता है? ये होता है हमारे पास एडेनोसिन डीएमिनेज. ये किस में? इट एक्ट्स ऑन द RNA ग्रुप ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, जो RNA एंजाइम्स होते हैं उस पर ये काम करता है. अब इसमें कुछ चैलेंजेस है जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, इसका ट्रांजिट नेचर जो है, अलग अलग इसमें चीज़ें चाहिए होती है. अब आई डोंट थिंक दिस इज़ इंपॉर्टेंट, हमको बेसिक कंसेप्ट समझना है इसका क्योंकि ये हमारे पास बेसिक चीज़ है, तो इसलिए हमको बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी. सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी. अब देखो इसका कंटेक्स्ट ये था कि जो लाइफ साइंस, वेव लाइफ साइंस है, दीज आर द पायनियर इन RNA एडिटिंग. ठीक है, अब ये इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरा है हमारे पास RNA एडिटिंग और DNA एडिटिंग में क्या डिफरेंस है. तो अगर हम इसका बेसिस देखें तो ये RNA एडिटिंग है, ये DNA एडिटिंग है. तो बेसिस अगर हम देखें, सबसे पहले देखेंगे परमानेंस. सो RNA एडिटिंग इट इज़ परमानेंट चेंज एंड दिस DNA एडिटिंग इट इज़ दिस इज RNA एडिटिंग इज टेम्परेरी चेंज एंड DNA एडिटिंग इज परमानेंट चेंज इन द जीनोम. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें टेक्नोलॉजीज़, हमने अभी देखा कि RNA एडिटिंग इट रिलाइज ऑन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम और जो कि लो रिस्क, मतलब उसमें लोअर एलर्जिक रिस्क होता है. और अगर हम ये DNA एडिटिंग देखें तो इसमें हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हमको हाई इम्यून रिस्क होता है. एंड अगर हम एरर की बात करें कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ एरर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये एडिटिंग होती है ये टाइम के साथ साथ फेड हो जाती है. एंड इसमें एक चीज़ होती है, इसमें पोटेंशियल इरिवर्सिबल एरर हो सकता है. ठीक है, DNA एडिटिंग में. तो जैसे हमने देखा इसमें रिस्क ज़्यादा है और इसमें कम रिस्क है. ठीक है, ये बेसिक है हमारे पास. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज एरोट्रैक. सो इट इज़ अ वाटर पोल्यूटेंट डिटेक्टर डिवाइस. बस हमको ये याद रहना चाहिए कि एरोट्रैक किसके रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन डिटेक्टर डिवाइस. अब इसको किसने बनाया है?
इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेंस में इस तरह की चीज़ें नहीं आ सकती। और यू कैन हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ में कहीं एक पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पोल्यूशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन से हमको पोल्यूशन डिटेक्शन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। यू कैन यूज़ इट एज अ पॉइंट, और आप इसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास प्री के लिए। तो प्री के लिए हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एरो ट्रैक इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये टर्म्स किसके रिलेटेड है, तो हमको बस उतना ही याद रखना है। सो एरो ट्रैक इट इज़ रिलेटेड टू इट इज़ अ वाटर पोल्यूटिंग डिटेक्टर डिवाइस। अब ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है, और ये किस किस को डिटेक्ट करता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूटेंट जैसे कि फिनोल, हमारे पास बेंजीन एंड जाइलिनॉल्स, ठीक है, ये हमारे पास फिनोल्स वगैरह, इनको हमारे पास क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमको इतना ही याद रखना है। बाकी इसमें अलग अलग इसके फीचर्स है, जैसे बायोसेंसर का यूज़ करता है, केमिकल मैकेनिज्म इसमें होता है, फिर इसमें बायोसेंसिंग मॉड्यूल बनाया, ठीक है। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ दिस टर्म रिलेटेड टू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, इसमें भी हमारे पास इट इज़ ऑल्सो अ फैक्चुअल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके के आर्टिकल्स में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसने लॉन्च किया, इसका एम क्या है, एंड ऑल दीज थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया, इट इज़ लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और किसके साथ मिलके, ब्रिक्स के साथ, ताकि ये इंडियन जो हमारे पास माइक्रोब्स है उनका पोटेंशियल हार्नेस कर सके, उनको पोटेंशियल का यूज़ कर सके। अब देखो इसका एम क्या है कि हमारे जो बैक्टीरियल स्पीसीज़ है उसको हाईलाइट करना है, और उनका रोल हमने देखना है किसमें, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड है, ये हमको याद रखना, और इट इज़ लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द ब्रिक्स, ठीक है। अब इसमें किसने इसकी हेल्प की है, ब्रिक्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोजीनोमिक्स, ठीक है, बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ये हमको याद रखना है कि ये इसके मतलब इन्होंने इसमें लॉन्चिंग में हेल्प की है, ठीक है। बाकी की फीचर इसका ये कि क्या करेगा, ये डेली की हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा, और ये डेटा जो है फ्रीली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन करेगा, रिसर्च सपोर्ट में हेल्प करेगा, और पब्लिक एंड साइंटिफिक इंगेजमेंट होगी इसमें, ठीक है, ताकि हम इनोवेशन को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ एज आई सेड कि ये भी हमारे पास एक इनिशिएटिव है, तो इसलिए हमारे पास इसमें फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं हमसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसने लॉन्च किया है, किसने कोऑर्डिनेट किया है, एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, लाइक इसका एम क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, एंड अब हम देखते हैं डिजीज़ के बारे में। लाइक सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ क्या है, एफेंटेशिया, ठीक है। अब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि दैट यू आर टेकिंग अ की ऑफ योर व्हीकल, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आपकी व्हीकल पार्क है, आपने की इंसर्ट की, अब आपने इंजन स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे आपने इंजन स्टार्ट किया, थोड़ी सी आपने आगे तक गाड़ी चलाई अपनी, तो आप अचानक से गाड़ी के सामने एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुत्ता आ गया, ठीक है। नाउ जैसे जैसे मैंने आपको ये फ्रेज़ बताया, और वी कैन से जैसे मैंने आपको ये डायरेक्शन दी, तो लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे को सुन रहा है, तो यू आर एबल टू इमेजिन दिस सिचुएशन, ठीक है। अब एफेंटेशिया जो एक ऐसी तरीके की, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ कंडीशन, ठीक है। सो एक ऐसी तरीके की कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो होता है वो इमेजिन नहीं कर पाता, और वी कैन से ही और शी इज़ अनएबल टू फॉर्म मेंटल पिक्चर, और वी कैन से मेंटल इमेजेस, ही इज़ नॉट एबल टू विजुअलाइज, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान विजुअलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज़ एफेंटेशिया। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं एफेंटेशिया क्या है। जैसे मैंने बताया, अब ये एक टर्म है, सो हमको सिर्फ इसमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस टर्म रिलेटेड टू, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म। सो इट इज़ इनएबिलिटी टू फॉर्म और यूज़ मेंटल इमेजेस ड्यूरिंग द थिंकिंग और इमेजिनेशन, पर्सन इज़ अनएबल टू इमेजिन, ठीक है, और विजुअलाइज। अब देखो उसका नेचर क्या है, इट इज़ जैसे मैंने बताया, दिस ओनली दिस थिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर भी थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल नेचर क्या बताया, ये मेडिकल कंडीशन, इट इज़ नॉट अ मेडिकल कंडीशन और डिसऑर्डर, या ये हमारे पास इट इज़ सिमिलर टू बीइंग लेफ्ट और राइट हैंडेड, ठीक है। तो उस तरीके का है हमें। अब लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन क्या होता है, हमारे पास माइंड्स आइज डू नॉट विजुअलाइज, और ये फंक्शन अलग तरीके से फंक्शन करता है। अब इसका कोई मेडिकल रेलेवेंस अगर हम देखें तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसकी फॉर्म देखो,
कॉन्जिनल एफेंटिशिया मतलब बाय बर्थ है या एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैसे हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंजरी या इलनेस या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से। कॉजेज़ का क्या है इसका, अभी तो इसका पॉसिबल जेनेटिक लिंक हो सकता है जो कि फैमिलीज़ में है, या इसमें न्यूरो डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं हम कि जो ब्रेन है ये डिफरेंटली फंक्शन करता है, इसलिए हमारे पास इस तरह की कंडीशन जो आ सकती है किसी दूसरी कंडीशन के साथ ओवरलैप कर सकती है, जैसे कि ऑटिज़म का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक या ड्रग्स का यूज़ करके भी ये कंडीशन हो सकती है। सो इसमें हमको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट इज़ दिस एफेंटेशिया अबाउट। सो इट इज़ द कंडीशन वेयर अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू विजुअलाइज। ठीक है, अब ये इसमें इसका कंटेक्स्ट क्या आया था न्यूज़ में, ये रिसेंटली ये डिस्कवरी या स्टडी की थी कि जो ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस है ना, ये कनेक्टेड है उन लोगों की जिनमें एफेंटेशिया है। ठीक है, I hope you know about the auditory and this is the hearing sense and it is the visual sense. ठीक है, all right, so this is the first article that we have to study in the डिजीज़ पोर्शन। अब नेक्स्ट है थाई सैक ब्रूड वायरस। अब सिर्फ ये हमको पता होना चाहिए ये क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस जो हमारे पास किसकी मतलब किसको अफेक्ट करता है। सो ये हनी बी को अफेक्ट करता है, तो एशियाटिक हनी बी को अफेक्ट करता है, तो इसलिए न्यूज़ में ये था कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू देम। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, हमको ये इसका वेरिएंट कौन सा है हमारे पास। ये एक वेरिएंट है हमारे पास थाई सैक ब्रूड वायरस जो है, इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ सैक ब्रूड वायरस। अब पहली बार ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, थाईलैंड में, और ये इसने इम्पैक्ट किया है इसका कि 90% से ज़्यादा जो हनी बी की कॉलोनीज़ है 1991-92 के बीच में इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर आगे हमने तेलंगाना में भी ये रिपोर्ट हुआ था 2021 में, चाइना, वियतनाम में। इफेक्ट ये है कि ये बैक्टीरिया, ये जो हमारे पास हनी बी के लार्वा इनको किल कर देता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है। अनइवन ब्रूडिंग पैटर्न भी और डिस्कलरेशन भी दिखाता है, स्कन और परफोरेटेड कैपिंग, जिसकी वजह से उनके लार्वास की डेथ हो जाती है। तो हमको बस ये याद रखना है, थाई सैक ब्रूड वायरस इज़ रिलेटेड टू द हनी बीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट आर्टिकल। ये हमारे पास एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस। सो व्हाट इज़ दिस एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस। सबसे पहले देखेंगे एक्वाइन एनिमल्स क्या होता है। सो एक्वाइन एनिमल्स ये हमारे पास जो हॉर्स फैमिली में आते हैं उन सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वाइन। जैसे इसमें हॉर्स आता है, डंकी आता है, म्यूल आता है, ज़ेब्राज आते हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्वाइन हैदराबाद, इन्होंने क्या किया था, दे अचीव द स्टेटस ऑफ WOH, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री। किसके लिए, एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस। सो इट इज़ अ डिजीज़, एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस। अब हमको पता है प्लाज्मोसिस है, सो इट इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने एक्वाइन एनिमल के बारे में देखा था, इनकी पॉपुलेशन, एक्वाइन की पॉपुलेशन हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। ठीक है, ऑल राइट, सो हरियाणा में ये हमारे पास कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये पूछा जा सकता है कि इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस ये किस तरीके की डिजीज़। सो इट इज़ ये हमारे पास प्रोटोजोन डिजीज़ है एंड इट इज़ कॉज बाय द पैरासाइट। ठीक है, कौन से पैरासाइट। अब इसके वेक्टर जो है बेमिशिया कैबेलिया है एंड थ्रूलिया इक्विया। ठीक है, सो दीज आर द टू टिक्ट्स। ठीक है, ये टिक है और ये इसको क्या करता है, दीज आर द कैरियर्स ऑफ दिस डिजीज़। So these ticks these are the carrier of the disease, that is the equine पायरोप्लाज्मोसिस। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये कैसे फैलता है, इसके काटने से फैलता है या कंटेमिनेटेड ब्लड से फैलता है, इसकी जो ब्लड है। ठीक है, अब है हमारे पास एक और डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं जोग्रेन सिंड्रोम। अब ये जोग्रेन सिंड्रोम क्या है, जोग्रेन सिंड्रोम रिसेंटली न्यूज़ में था, तो हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस जोग्रेन सिंड्रोम अबाउट। अब इसमें क्या होता है ना, ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें पिछले क्वेश्चंस का, तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट बनती है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है या दूसरे तरीके की डिजीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। और कौन से इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, जैसे ग्लैंड्स को जो कि मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लैंड्स को जो मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं उसको ये हमारे पास क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है।
ठीक है, और वी कैन से इसको इफेक्ट करता है। अब कौन से इफेक्टेड ऑर्गन्स है? माउथ, हमारे पास आइज़, नोज़, थ्रोट एंड वजाइना, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है वहाँ उन एरियाज़ को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या है? ड्राइनेस और इची आइज़, ड्राई माउथ, ठीक है, थिक सलाइवा, वेजिनल ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस एंड द ड्राइनेस ऑफ द नोज़ ब्लीडिंग, दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। अब इसका कॉज जो है अननोन है, ये इंडिपेंडेंटली भी डेवलप हो सकता है या इट इज़ डेवलप बाई सम अदर हेल्थ कंडीशन। अब देखो रिस्क फैक्टर हमारे पास वुमेन से, इसमें 90% दीज आर दोज वुमेन असाइंड फीमेल एट द बर्थ ऑफ 95% केसेस। और उसके बाद ये हमारे पास जो जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है उन लोगों में हो सकती है एज, ये दिखाया हुआ है बायोलॉजिकल या किसी बायोलॉजिकल, अगर किसी पर्सन के जो जोग्रेन सिंड्रोम के बायोलॉजिकल रिलेटिव्स हैं तो उनमें ये आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड द ट्रीटमेंट क्या है इसमें, इसका कोई हमारे पास क्योर नहीं है, बट हम इसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउथ ड्राइनेस है तो हम सलाइवल सब्सटीट्यूशन देते हैं, या स्पेशल डेंटल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जिसमें मतलब मॉइस्चर हो, या हम वेजिनल ड्राइनेस के लिए हम मॉइस्चराइज़र और वी कैन से लुब्रिकेंट या हार्मोन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जोग्रेन सिंड्रोम इट इज़ रिलेटेड टू द ड्राइनेस एंड इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है, ये हमको याद रखना है। All right, so this was about the articles related to the diseases. अब हम देखेंगे the articles related to the biology, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म इट इज़ अ माइक्रोब जो कि शीशम फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म क्या है। सो इट इज़ अ सेल वॉल लैकिंग बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इन द प्लांट रिच जो फ्लोएम है या सिव ट्यूब से वहाँ पे ये मिलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? फ्लोएम टू फ्लोएम, या इंसेक्ट फीडर जो होते हैं, जैसे हमारे पास ये हमारे पास लीफ हॉपर्स होते हैं या प्लांट हॉपर्स होते हैं, डोडर्स, दीज आर द इंसेक्ट जो कि ट्रांसम्यूट करते हैं इस बैक्टीरिया को हमारे पास, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे कौन कौन सी क्रॉप्स को इफेक्ट करता है ये? कैथेरिन्थस, और उसके बाद हमारे पास टोबैको, म्यूज़, ग्रेपवाइन, ठीक है। ये डिसफिगरेशन करता है और इसके जो फ्लोरल पार्ट्स है उसमें हमारे पास वेरिसेंस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेनिएशन दिखती है इसमें, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट अब हमारे पास शीशम प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा है, क्योंकि शीशम को अफेक्ट करता है। अब देखो ये इसमें हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म ये क्या है? इट इज़ ए सेल वॉल लैकिंग बैक्टीरिया, और ये फ्लोएम को इफेक्ट करता है या फ्लोएम प्लांट्स को वहाँ पे होता है, ठीक है। एंड इट इज़ बस ये याद रखो कि थोड़ा सा जो लीफ हॉपर्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं इनसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। शीशम के बारे में थोड़ा सा है कि ये इसको हम क्वीन ऑफ ऑयल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा में भी हमको, मोहनजोदारो में भी इसका मतलब हमको एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे पास बस इतना पता होना चाहिए कि ये शीशम के बारे में क्या क्वीन ऑफ सीरियल है और यहाँ पे इसका जिक्र है। और उसके बाद हमारे पास ये कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ स्प्रेड बाय द लीफ हॉपर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंजेस्टेबल जेट पावर कैप्सूल, ठीक है। अब ये इसकी डिस्कवरी क्या है थी यहाँ पे कि रिसर्चर्स ने एक न्यू जो है माइक्रोब्स डिस्कवर किया, कहाँ पे आइडेंटिफाई किया, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में शीशम फील्ड्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला आर्टिकल जो है इसमें एक न्यू कैप्सूल जो है डिस्कवर डेवलप किया है, जो कि डायरेक्टली हमारे पास स्टोमिक या डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्रग डिलीवरी कर सकता है। अब देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसको एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास इंजेस्टेबल जेट पावर्ड कैप्सूल होते हैं। अब ये जेट पावर कैसे मिलती है इसको ये हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास इंजेस्टेबल कैप्सूल होते क्या है, इसकी इंस्पिरेशन हमने फेलोपोड से लिए, जो जैसे कि स्क्विड्स वगैरह, ठीक है। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये जेट प्रोपेलेंट कैसे हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वहाँ पे ड्रग डिलीवरी करता है, उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और जो कि हमने टाइटली कॉइल एक स्प्रिंग होता है उसमें हमने फिट किया होता है, जिससे जैसे ही इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को डिज़ोल्व होता है स्टोमिक में, तो उसी तरीके से ये प्रोपेलेशन सिस्टम जो होता है ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है कि हाईली
हम इसको मतलब इफ़ेक्टिव ड्रग डिलीवरी के लिए हम पेशेंट फ्रेंडली है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसकी जैसे कि जो कि सूटेबल है प्रोटीन, पेप्टाइड्स और एंटीबॉडीज़ को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, बस हमको ये याद रखना है कि वैसे तो ये मेजर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्री में पूछा जा सकता है तो फिर हमारे पास इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे IL-35 इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले IL क्या होता है? इट इज़ इंटरल्यूकिन। अब इंटरल्यूकिन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन मेड बाय ग्लूकोसाइड, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं IL प्रोटीन, दैट इज़ इंटरल्यूकिन। अब इंटरल्यूकिन 35 इम्यूनोथेरेपी, ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? ये हमारे पास एक बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये डिस्कवर किया कि ये IL-35 इम्यूनोथेरेपी जो है इट कैन बी यूज फॉर मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज़ एंड ऑटो इम्यून डायबिटीज़। ठीक है, ऑटो इम्यून डायबिटीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी में। अब देखो इम्यूनोथेरेपी हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास इम्यून सेल्स को रेगुलेट कर सकता है, जैसे कि माइक्रोफेज, टी सेल्स, बी सेल्स। ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन और रिडक्शन कर सकता है। प्रिवेंशन कैसे? ये जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं इनको अटैक करने से रोक सकता है। किनको अटैक करते हैं? जो हमारे पास बीटा सेल हैं, जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको अटैक करने मतलब उनको अटैक करने से रोक सकता है। उसके बाद रिड्यूस कर सकता है हमारे सर्टन जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं उनको, ताकि वो ये हमारे पास इन्फ्लेटरी केमिकल्स जो है ये स्क्रीट ना कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है और इनडायरेक्टली हमारे पास पैनक्रियाज की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ को रोक सकता है ये। ठीक है, एंड इट इज़ ऑन ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे टाइप 1 ऑटो इम्यून डायबिटीज़ और टाइप 1.5 डायबिटीज़। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस टाइप 1 और टाइप 2 तो सुना था। ठीक है, इसको देख लेना, आप गूगल कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कोडो मिलेट। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि हमारे पास जो बांधवगढ़ है, दैट इज़ द मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एलिफेंट्स की डेथ हुई थी ड्यू टू हमारे पास माइकोटॉक्सिक, जो कि ये इसमें प्रोड्यूस होता है, किसमें? जो हमारे पास कोडो मिलेट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिलेट। जैसे हमारे पास डिफरेंट मिलेट्स होते हैं, मेजर मिलेट, माइनर मिलेट, तो वन ऑफ द माइनर मिलेट है ये। ठीक है, मेजर मिलेट हमारे पास फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट होते हैं। तो इसमें माइकोटॉक्सिन, माइको का मतलब होता है फंगस, तो फंगस से टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ था किसमें? कोडो मिलेट में। अब देखो सबसे पहले कोडो मिलेट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि इनको हम कोद्रा वरागू, ठीक है, वरागू भी बोलते हैं। अब इसका जोग्राफिकल स्प्रेड अगर हम देखें, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और वेस्ट अफ्रीका में भी ये यहाँ पे ग्रो करता है। इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है, इंडिया में मेजर प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु है। करेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि डीज आर ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स। वैसे भी हमको पता होता है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होता है, हाई यील्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल बेनिफिट अगर हम देखें तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन ज़्यादा होते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, एंड इट इज़ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। डाइटरी फाइबर इसका हाई होता है, इसलिए हम इन जो मिलेट्स हैं इनको हम सुपर फूड कहते हैं। अब जो ये तो था मिलेट के बारे में, अब कंटेक्स्ट पे आते हैं कि पॉइजनस कंडीशनिंग कैसे हुई थी। अब इसमें क्या होता है, स्प्रिंग के टाइम ना ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है मिलेट्स पे, तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे पास एग्रॉट फंगस होती है, इनके एयर पे, एग्रॉट मतलब जो एयर पे इन्फेक्शन करती है, एयर इन द सेंस जो हमारे पास इनका फ्लोरल पार्ट होता है मिलेट्स का, तो उन पे इन्फेक्शन करती है, जिसकी वजह से हमारे पास माइकोटॉक्सिन, साइलोपिनिया जोनिका, साइलोपायोजोइक एसिड, ठीक है, साइलोपायोजोइक एसिड बनाता है। ठीक है, ये फंगस बनाता है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा हमारे पास ये टॉक्सिन बनाता है, जिसकी वजह से डेथ हुई थी हमारे पास एलिफेंट्स की। ठीक है, अब ये टॉक्सिन जो होता है एलिफेंट्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ये न्यूरो और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, रैपिड पल्सिंग, एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड ट्यूमर होना। ठीक है, और लीवर की डिसफंक्शनिंग करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर करता है, जैसे इन्फ्लेमेशन या डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हुई थी, डेथ हो सकती है एलिफेंट्स की। और यहाँ पे 10 एलिफेंट की डेथ हुई थी, ये हम देख सकते हैं बांधवगढ़, दैट इज़ इन द मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिचर्ड कैश ORS थेरेपी, दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया था ORS
उनकी डेथ हुई थी, रिचर्ड कैश, ठीक है। वो बांग्लादेश में भी रहे, इंडिया में भी रहे बहुत टाइम के लिए। उनका यही है कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल बांग्लादेश में किया था ओआरएस का, ठीक है। उनको प्रिंस महलडोन अवार्ड भी मिला था रॉयल थाईलैंड गवर्नमेंट से। अब ओआरएस के बारे में थोड़ा सा कि ओआरएस जो एक एसेंशियल, हमको पता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है जो हम यूज़ करते हैं जो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ल्यूसी। सो ल्यूसी इज़ एन ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसल। तो 50 साल इसके हुए हैं। अब देखो ये दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि दैट दिस इज़ एन फॉसल, और 50 साल इसकी डिस्कवरी को हुए थे, इसलिए न्यूज़ में। अब दिस फॉसल इज़ ऑस्ट्रेलोथोपिकस एफरेंसिस, ठीक है। चलो उसके बाद ये इथोपिया में पहले डिस्कवर किया गया था। सिग्निफिकेंस इसकी ये ओल्डेस्ट और कंप्लीट फॉसल स्केलेटल हमको मिला है, 4 फीट का था ये, ठीक है। सिमिलर टू द चैम्पेंजीज, एंड आप इसके ट्रेड देख सकते हैं कि अपराइट था, 2 लेग पे खड़ा होता था। उसके बाद मिक्स ऑफ ह्यूमन लाइक वॉकिंग और एप लाइक फीचर्स है इसके। अब अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रायोपिथिपिकस, रामापिथिपिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस निरेंद्रथेलिस, और हमारे पास होमो सैपियन जो लास्ट पे। फिर आप देख सकते हैं इसका वैसे मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लूसी याद रखो कि इट इज़ हमारे पास ये एक फॉसल है, ह्यूमन फॉसल है, एंड इट इज़ ऑस्ट्रेलोथोपिकस एफरेंसिस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट बायोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 2 आर्टिकल्स हमारे पास हो रहे थे, ठीक है। एक हमारे पास लिडार सिस्टम होता है, हमको पता है लिडार रेडार होता है, ठीक है। तो लिडार क्या होता है, इट इज़ हमारे पास इसमें क्या करते हैं, लेज़र का यूज़ करते हैं। किस लिए? सो डेफिनेशन हम देखेंगे, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हम लेज़र बीम का यूज़ करते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि हम 10 सेंटीमीटर तक वर्टिकल एक्यूरेसी होती है इसमें। और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वेइंग के लिए यूज़ करते थे हम पहले इसको, टोपोग्राफिकल मैपिंग के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद इसका एक्सपेंडेड यूज़ हम आर्की इकोलॉजी के लिए, डिस्कवरी ऑफ हिडन लैंडस्केप्स के लिए यूज़ करते हैं। अब लिडार काम कैसे करता है, सबसे पहले देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे सिंपल सा देखो कि इसमें क्या होता है, लेज़र होता है, स्कैनर होता है, जीपीएस रिसीवर होता है। हम क्या करते हैं, लाइट फेंकते हैं, ठीक है। लाइट जब फेंकते हैं किसी भी जो सरफेस है, जैसे कि वेजिटेशन, बिल्डिंग, नेचुरल मटेरियल, इससे रिफ्लेक्ट करेगी। फिर सेंसर इसको जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। उसके बाद कैलकुलेट करेगा टाइम ट्रैवलिंग का, उसके बाद इसी वजह से एस्टिमेट करेगा डिस्टेंस, ठीक है। इसमें जीपीएस आईएमएस सिस्टम का यूज़ होता है ताकि हमारे पास एक एलिवेटेड मैप बना सके, ठीक है। उसके बाद एक इनिशियल डेटा हमारे पास पॉइंट क्लाउड के फॉर्म में यूज़ करता है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिंग पॉइंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डेटा जो आगे प्रोसेस जैसे बेयर अर्थ का, और इसमें ये वाला मॉडल यूज़ होता है। आई डोंट थिंक दिस इज़ इंपॉर्टेंट, बस लिडार का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये किस पे काम करता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ लिडार एंड हाउ इट वर्क्स, ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसमें। अब ये न्यूज़ में क्यों था, एक मैक्सिकन जंगल को में एक लॉस्ट सिटी है, दैट इज़ द मायन सिटी वेलेरियाना, उसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने यूजिंग द लिडार, ठीक है। और एक और आर्टिकल डिफेंस के रिलेटेड, इसमें क्या है हमारे पास, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल, ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया पहली फ़्लाइट इसकी डीआरडीओ ने, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में हम देख सकते हैं, अप्रूवल किसने दिया है इसको, उसके बाद डेवलपमेंट किसने की है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु विद डीआरडीओ लैब किसी और दूसरी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर पार्टनर कौन था इसका, इसके बारे में थोड़ा सा फीचर की लॉन्ग रेंज और अडेप्टेबिलिटी है इसकी, वे पॉइंट नेविगेशन है, मतलब प्री डिटरमाइंड पाथ है इसमें, और हम मिड फ्लाइट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैन्योरेबिलिटी है इसमें, कम्प्लेक्स मैन्योवर वाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी अक्रॉस द एल्टीट्यूड एंड स्पीड। उसके बाद एक्यूरेसी एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। फिर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बताया कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, इसका फंक्शन हमारे पास अप्रूवल देना होता है। उसके बाद ये कैटेगरीज है, इसमें अलग अलग तरीके के एक्विजिशनल प्रपोजल्स के रिलेटेड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसकी आप ये याद रखो कि ये पहली बार हमारे पास ये हुआ और किसने किया, डीआरडीओ ने। सो दीज वर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास नवंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन जो हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ MCQs भी रखे हैं मैंने, यू कैन स्टडी। अब हमने जो भी आर्टिकल पढ़े उनके बेसिस पे ये 4 और 5 MCQs है,
आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो माइंड मैप्स की PDF इसको मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल यू कैन फाइंड इट ऑन द दिस यूट्यूब चैनल मेन जो हमारे पास होम पेज और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।